Good morning everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishwa School Una. Dear students, I hope you all are fine. Today we will start first chapter of history, that is the French Revolution. So let's start. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1789 मॉर्निंग की 14 जुलाई पेरिस की सिटी में एक अलार्म की सिचुएशन थी। तो जो किंग थे वहाँ के लुइस 16 उन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को सिटी में मूव करने के ऑर्डर दिए थे, कमांड किया था। तो रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। कुछ रूमर्स ऐसे फैल रहे थे कि वो अपने आर्मी को ऑर्डर देने वाले हैं कि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दे। तो सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो हुआ क्या कि जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, कुछ 7,000 लोग जो थे, मेन वीमेन, तो वो टाउन हॉल के आगे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी एक छोटी सी पीपल्स मिलिशिया जो आर्मी थी वो बना ली। तो उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू किया क्योंकि वो आर्म्स सर्च कर रहे थे। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। सो कुछ लोगों के ग्रुप ने बेस्टाइल जो जेल थी वहाँ पे प्रिजन, उस और मूव करना शुरू किया। उनको लगा कि वहाँ पे उनको जो आर्म्स है, वेपन्स है, वो मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट्स दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। तो जब वहाँ पे फाइट हुई तो बेस्टाइल के कमांडर थे, उनकी डेथ हो गई उसमें, और 7 प्रिजनर्स को वहाँ से निकाल लिया गया, रिलीज कर लिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. तो जो बेस्टाइल थी, वो जो प्रिजन थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे क्योंकि ये जो किंग की पावर को शो करती थी। The fortress was demolished and its stones fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो जब इसको बेस्टाइल की जो प्रिजन को तोड़ा गया तो इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स को मार्केट में सेल कर दिया गया। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. तो ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो ये जो सारी इवेंट्स थी, ये एक चेन बनी। जो किंग था वहाँ का लुइस 16, उसके एग्जीक्यूशन की। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई, दैट्स वी विल सी नाउ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो अभी देखते हैं आगे कि हम इंसिडेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ 1774. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. तो लुइस 16 जो थे वो 1774 में उन्होंने किंग की जो थ्रोन थी उसको एक्सेप्ट किया। बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे वो। ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon the succession, the new king found an empty treasury. अब देखिए, किंग लुइस जो थे 1774 में वो किंग बने, 20 years के थे वो, और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से उनकी शादी हुई। बट जब वो किंग बने तो जो ट्रेजरी थी जो उनकी किंगडम की, वो बिल्कुल एम्प्टी थी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब इसका रीज़न क्या था कि क्यों उनका जो वो खजाना, जो ट्रेजरी थी, वो एम्प्टी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत जो लॉन्ग ईयर्स से वॉर में वो इन्वॉल्व थे, उससे क्या हुआ, रिसोर्सेज फिनिश हो गए। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो वर्साइल्स में जो उनका एक बहुत बड़ा पैलेस था, उसका जो मेंटेनेंस के खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। अंडर लुइस 16, फ्रांस helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो ब्रिटेन जो था वो कॉमन एनिमी था फ्रांस का और अमेरिका का। फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिकन कॉलोनीज की उसको इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। The war added more than a billion livres into a debt that had already risen to more than 2 billion livres.
तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इससे उनके ऊपर कर्ज हो गया, डेट हो गया। तो lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. 10% interest rate था वो चार्ज करना lenders ने स्टार्ट कर दिया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. अपने expenses को उन्होंने पूरा करने के लिए taxes increase कर दिए लोगों के ऊपर. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes. तो जो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में बाकी सारे लोग इंक्लूड थे। सारे का सारा जो टैक्स पे करना पड़ता था वो थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड डेटेड बैक टू द मिडल एज। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. इसके लिए ओल्ड रेजिम जो टर्म है उसका यूज किया जाता था। नाउ यू कैन सी हियर इन फिगर 2 इट शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था। फर्स्ट में यू कैन सी क्लर्जी हियर, जिसमें इसमें जो चर्च से रिलेटेड लोग थे वो लोग थे रिलीजियस पीपल। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, इसमें किंग को इंक्लूड करते थे और जो किंग के रिलेटिव्स हैं। थर्ड स्टेट में बाकी सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता था। तो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 90% जो थे वो पीजेंट्स थे, बट उनके पास ऐसा नहीं था कि लैंड थी। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third state. तो देखिए जो 60% लैंड थी ना वो या तो नॉबल्स की थी या चर्च की थी या फिर जो थर्ड स्टेट में रिच मेंबर्स थे। The members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. तो बहुत सारे उनको privileges मिले हुए थे, rights मिले हुए थे। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. मतलब सबसे important क्या था, उनको टैक्स ही पे नहीं करने पड़ते थे। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. तो उनको जो थर्ड स्टेट में लोग थे उनको बहुत सारे इस तरह से बाकी की सर्विसेज भी तो इस तरह से पीजेंट्स को देनी पड़ती थी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो जो चर्च थी वो भी अपना शेयर लेते थे पीजेंट से, इसको टिथे कहते थे। तो ये टैक्स था जिसमें लिबाइड बाय द चर्च। इसमें जो 1/3 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो चर्च को देना पड़ता था पीजेंट्स को। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस ऑफ द स्टेट. These included a direct tax called tele and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. तो उनकी जो डेली की नीड की जो चीज़ें थी, कमोडिटीज़ थी, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए हुए थे, जैसे सॉल्ट, टोबैको वगैरह। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो ये सारे के सारे टैक्सेस किसको पे करने पड़ते थे, ये थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रगल टू सर्वाइव. टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.